जी वियर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिसिसागा। एक वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत दिनों से मेरे ऊपर काफ़ी डिमांड्स थी कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। और इत्तेफाक से मेरा रीसेंट ट्रिप भी हुआ शिकागो की तरफ, जहाँ मैं तकरीबन एक हफ्ते रहा। और कोई भी यूट्यूबर होता है या कोई भी इस फील्ड से जो ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो जर्नलिज्म से हो या कोई ब्लॉगर हो, तो उसके दिमाग में एक चीज़ होती है, उसकी जो आइज़ होती है क्रिटिकल होती है। अगर मैं किसी रोड पे चल रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ या किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में या किसी और जो इस लाइन से होता है उसके दिमाग में एक होता है कि भाई मैं कनाडा से हूँ, अब मैं यूएसए में हूँ, तो दोनों में एक कंपैरिजन किया जाए कि हमारे यहाँ क्या चीज़ होती है। हालांकि मेरी ये कोई आदत नहीं कि हमारे कनाडा में ऐसा होता है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है। आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन फिर भी मैंने ना वहाँ की जो इन जनरल जो एक कंपैरिजन बनता था, जिसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रोसरी है, हेल्थ केयर है, क्राइम्स हैं, इवन रेजिडेंसी के इश्यूज हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड, उन सब के ऊपर जो है मैंने काफ़ी डिटेल के साथ रिसर्च की और वहाँ रह के भी वो ऑब्जर्व किया। तो चले आगे बढ़ते हैं। और ये इंतहाई अहम और जामे, जिसे कहते हैं वेरी कम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन होगा अमेरिका बमुकाबला कनाडा। दो तरक्की तरक्की याफ्ता ममालिक जो दुनिया भर में के लोगों के लिए ख्वाब की सरजमीन की हैसियत रखते हैं। इट इज़ ट्रू, क्योंकि चाहे लोग यूरोप में हो चाहे कहीं भी हो, जो पुराने यूरोप में रह रहे हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, वो तो खैर अमेरिका या कनाडा एज ए विजिटर तो आना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ आके सेटल नहीं होना चाहते। लेकिन ऐसे हैं जो पिछले 10 साल, 5 साल, 7 साल में, इवन मिडल ईस्ट के अंदर जो 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे जो उनके कामों से निकल गए हैं, या तो उनके बच्चे अमेरिका कनाडा में पढ़ रहे हैं, या उनकी कुछ काफ़ी हद तक मजबूरियाँ, क्योंकि कोई भी मिडल ईस्ट का कंट्री जो है आपको नेशनैलिटी ऑफर नहीं करता। उनके गोल्डन वीज़े तो हो सकते हैं, लेकिन वो शहरियत की तरफ या पासपोर्ट की तरफ कन्वर्टेबल नहीं है, अनलेस आप किसी एक एक्सेप्शनल केसेस में वहाँ पर शादी वगैरह कर लें। और आपको ये भी औरतों के लिए गालबन है कि उनको शायद वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। मिडल ईस्ट की हद तक बात कर रहा हूँ। यूरोप और जहाँ तक रह गया, पुर्तगाल है, स्पेन है, या यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं, या इवन यूके के लोग जो हैं वो कनाडा जो पिछले 10 साल में गए वो। अब इन डिटेल में मैं आगे बढ़ता हूँ इसके ऊपर। अगर आप इमिग्रेशन, रिहाइश, तालीम या रोज़गार के लिए इन दोनों में से एक मुल्क का इंतखाब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल गाइड की हैसियत रखती है। चलें, अब हर पहलू के ऊपर जो है ना इन डिटेल इसके ऊपर हम थोड़ी सी चानन डालने की, रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलें, सबसे पहले जब आप किसी भी मुल्क में आते हैं तो वो आती है आपकी हाउसिंग एंड रिहाइश। कनाडा में रहाइश ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, जस्ट लाइक वैंकूवर हो गया, टोरंटो हो गया, या कैलगरी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। टोरंटो के अंदर एक बेडरूम का किराया वेरी क्लियरली, चाहे वो अपार्टमेंट हो, हाउस में तो एक कमरा होता नहीं, उसमें यकीनी बात है ज़्यादा होते हैं, टाउन हाउसेज में भी ज़्यादा कमरे होते हैं, तो अपार्टमेंट्स ही आ जाते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 2400। अगर इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि कोई भी फैमिली अगर मिसागा, जिस शहर में मैं रहता हूँ, अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो दो बेडरूम अपार्टमेंट के किराया आपको, इफ़ यू हैव हस्बैंड एंड वाइफ, स्टूडियो 1 बेड चल जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे वगैरह हैं, एक आध बच्चा है, तो आपको 2 बेडरूम चाहिए, तो उसमें उसका किराया जो है ना $2700 के करीब हो जाएगा। और होता क्या है कि एक न्यू कमर या न्यू इमिग्रेंट जो आता है, उसकी आधी सैलरी जो है 50%, अगर इफ़ ही इज़ मेकिंग ए वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो उसकी जो 50% सैलरी है। मेरा ग्रेनाडा का कप जब मैं स्पेन गया था, एनी हाउ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कप्स और या छोटे छोटे जो बटन होते हैं वो मैं ज़रूर है, अदर देन दैट आई डोंट बाय एनीथिंग। चले, मैं कहाँ चला गया। तो उसकी 50% सैलरी जो है ना, एक, चाहे वो मॉर्गेज की फॉर्म में हो या वो किराए की फॉर्म में हो, तो 50% जो है ना उसका किराए के उसके अंदर चला जाता है। यही चीज़ अगर आप न्यूयॉर्क और फ्रांसिस्को में हो, तो कुछ भी महंगे शहर हैं, बहुत महंगे हैं, इवन एलए वगैरह, मेन सिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहीं टेक्सास वगैरह या फ्लोरिडा की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ आपको किराया जो है
1400 टू 1800 के अंदर, या 1300 टू 1800, लेकिन ये मैं यूएसडी की बात कर रहा हूँ जब। और इस वक्त कनाडा और यूएस के जो डॉलर रेट है, इससे कोई अच्छा खासा फर्क आ चुका है। इट रेंज फ्रॉम $30 कैनेडियन टू $1 टू $40। तो तकरीबन $1.30। तो इसको भी आप जहन में रखिएगा अगर मैं कोई प्राइसेस वगैरह यहाँ पर कोट करता हूँ। तो हमारा डॉलर जो है ना, अमेरिकन डॉलर भारी है, कैनेडियन डॉलर हल्का है। ये सब उन लोगों के लिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो जिनको बहुत सारा इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, खुसूसी तौर पर मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान वगैरह में लोग जो हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों मुल्कों के अंदर कंपैरिजन कंपैरिजन जो है अबाउट द क्राइम्स एंड सिक्योरिटी। अमेरिका के अंदर गन वायलेंस जो है पीक के ऊपर है, पीक के ऊपर है। कनाडा में भी इस तरह के वाकयात होते हैं, बट इज नॉट एज मैनी। अगर फर्स्ट किया, मैं दो शहरों की मिसाल है, टोरंटो और शिकागो को अगर आप कंपेयर करें, या टोरंटो या न्यूयॉर्क को कंपेयर करें, तो न्यूयॉर्क, इवन ह्यूस्टन हो गया, या आपके एलए में काफ़ी जगह पॉकेट्स हैं, मायामी है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ क्राइम रेट वे हाई है एज कम्पेयर टू वैंकूवर एंड दो। अभी मैंने इसके बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्राइम्स इन कनाडा, टोरंटो एंड ऑल दोज एरिया। तो अगर कंपेयर जब करते हैं इन दो मुल्कों में, तो वहाँ पर ठीक ठाक क्राइम है। इसी तरह इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है, मैंने थोड़ी सी फिगर्स निकाली थी। तो 2023 के अंदर अबाउट 2100 के करीब गन वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए थे सिर्फ शिकागो। व्हेन इट कंपेयर्स टू कनाडा, तो जिस तरह मैंने पहले कह चुका हूँ कि जराइम आर नॉट एज मैनी एज स्टेट्स। यहाँ पर भी अब क्राइम बढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल टोरंटो, कैलगरी, आरवा एंड इवन वैंकूवर को दुनिया के अभी भी सेफेस्ट सिटीज़ के अंदर शुमार किया जाता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है, आपकी एम्प्लॉयमेंट और इकानमी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मैशत है, एज यू नो, एवरीबॉडी नोस, वन ऑफ द बिगेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की इकानमी एक तरफ रख लें तो उसकी शायद 1/3 जो है अमेरिका ही उसको भारी हो जाएगा। यहाँ कंपनियाँ, स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल बहुत बड़े अदारे हैं, जिनमें आपके ये अमेज़ॉन है, गूगल है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इवन वॉलमार्ट वगैरह। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट है, दुनिया को कह सकते हैं कि कंपनीज की फॉर्म पे चला। इसी तरह आपकी क्या नाम है, जहाज़ के जिस तरह बोइंग वगैरह। तो अमेरिका में इस तरह के मल्टी नेशनल अदारे बहुत ज़्यादा हैं, और क्या नाम है, इन सब के हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका के, जैसे एप्पल की मिसाल ले लें आप। कनाडा में भी जो आपकी इकानमी है, इट इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग, लेकिन बट द मार्केट इज़ वेरी स्मॉल। अगर आप इसकी मिसाल इस तरह मैं दे सकता हूँ, सॉरी, इस तरह मैं दे सकता हूँ कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो अमेरिका में आपको, जिस तरह मैंने मिसाल दी है, अमेज़ॉन है, गूगल है, एप्पल जैसे अदारों में अच्छे, और मेरे अच्छे खासे नॉट डायरेक्ट रिलेशंस में, लेकिन मैं लोगों को जानता हूँ। कोई बोइंग में काम करता है, कोई गूगल के अंदर है, रेफरेंस से, यानी कि जिस तरह मेरा फलाना रिश्तेदार है उसको जान। तो और इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इसमें ये नहीं देखा जाता, अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको इन बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरा पूरा मौका मिलता है। कनाडा में गिने चुने अदारे हैं, जिस तरह शॉपिफाई में ना आपके ये आरबीसी वगैरह है, रॉजर्स कम्युनिकेशन है, और भी हैं, आई मीन। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेट। और कनाडा के अंदर जो है, क्या नाम है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर और आईटी जैसे उसके अंदर डिमांड होती है। अमेरिका की जो कन्वेंस है वो बहुत बड़ी है, तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपको डिफरेंट अदारों के अंदर पूरा पूरा चांस मिलता है। आते हैं अब इमिग्रेशन की तरह, जो हर एक को इसके लिए, जिसके लिए लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और जिसके लिए लोग यूट्यूब पे जाते हैं। अमेरिका के अंदर जो है हर साल का कोटा होता है, यहाँ भी कोटा होता है कि इतने ना पीआर इशू किए जाएंगे, ये इतना। लेकिन अमेरिका 100% कोटा बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है, और H1 जिस तरह है उसकी लंबी लंबी लाइन है। और वहाँ पर जो जो भी इमिग्रेशन होती है वो या क्या नाम है, फैमिली स्पॉन्सरशिप पे होती है, या ये जॉब बेस्ड H1B वीज़ा, और डिफरेंट किस्म के वो हैं आजकल निकले हैं।
अमेरिका में, कनाडा में इसके मुकाबले में आपका पीएनपी है, एक्सप्रेस एंट्री की एक स्ट्रीम है, फैमिली स्पॉन्सरशिप है। कनाडा में अक्सर अगर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ केसेस के अंदर 6 महीने के अंदर भी लोगों को यहाँ का पीआर मिल गया है। लेकिन अगर उसी पे क्या नाम है, उसी क्रेडेंशियल का बंदा अगर अमेरिका में जाता है, उसी प्रोफाइल का बंदा अगर अमेरिका में जाता है तो इट मे टेक H1B लॉटरी वगैरह का जो एक निज़ाम वहाँ पर है उसमें 2 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। एज फार एज यूनिवर्सिटीज़ एंड तालीम की है तो दोनों मुल्कों में क्या नाम है, तालीम जो है हाई स्कूल तक फ्री है। कनाडा के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, McGill है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एंड मैकमास्टर यूनिवर्सिटी हमारी हैमिल्टन में है। और अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, येल एंड प्रिंसटन। कनाडा के अंदर तालीम when it compared to USA is comparing USA and जो एजुकेशन है यहाँ चीप है, नॉट चीप एज एनीबडी कैन एक्सपेक्ट, लेकिन 7,000 से 20,000 सालाना में कहानी हो जाती है। लेकिन यही अगर आप अमेरिका के अंदर जाते हैं तो साल की जो फीस है वो 30,000 से $50,000 तक भी जा सकती है। माफ कीजिएगा। अब स्कूलिंग की बात आ जाती है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कनाडा में पब्लिक स्कूलिंग जो है सिस्टम यूनिवर्सल और रियासती फंड से चलता है, आई मीन फंडेड बाय द प्रोविंस। पब्लिक स्कूल्स का मायार आला आला होता है। आई मीन यहाँ कोई ऐसा प्राइवेट सिस्टम बहुत कम ही है, ऐसे हैं स्कूल वगैरह मुख्तलिफ जो रिलीजियस से रिलेटेड होते हैं, जिस तरह सरदारों के या सिखों के हैं, मुसलमानों के हैं, इसी तरह जूस स्कूल है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर ही होते हैं और वेरी एक्सपेंसिव टू। तो मोस्टली चाहे वो अमीर का बच्चा होगा चाहे गरीब का बच्चा हो, वो सेम पब्लिक स्कूल में जाता है। और इनका जो करिकुलम होता है तमाम स्कूलों में प्रीटी बैलेंस्ड, इन ऑल स्कूल इज प्रीटी मच द सेम। अच्छा, अमेरिका में चूंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं तो डिफरेंट स्टेट्स की वजह से इट मे वेरी, हो सकता है कि टेक्सास के अंदर कोई अगर सिस्टम चल रहा है तो वो इलिनॉय में वो ना हो, या जो कैलिफोर्निया में है तो वो न्यूयॉर्क में ना हो। मैं 4 कोनों की बात कर दी है मैंने। व्हेन इट कम्स टू नेचुरल ब्यूटी, मौसम, तो कनाडा का मौसम इंतहाई शदीद सर्द होता है, जिसका प्लस पॉइंट अमेरिका को मिलता है, क्योंकि अमेरिका में आपको 4 महीने मिलते हैं। देयर आर सर्टन एरियाज वेयर द वेदर इज लाइक इन फ्लोरिडा एंड ओरिजोना एंड ऑल दोज एरियाज, द वेदर जो है कराची की तरह से और हार एंड ह्यूमिड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन 12 महीने आपको काफ़ी हद तक गर्मी मिलेगी, हल्की सी ठंडी ठंडी थोड़ी सी मौसम जो है विंटर में सर्द होता है, अदरवाइज ईयर अराउंड मिलेगा। इसी तरह नॉर्दर्न मिनेसोटा भी चले जाएं आप, या विस्कॉन्सन वगैरह के एरिया में चले जाएं, या इवन शिकागो मिडवेस्ट में नॉर्थ में चले जाएं, तो आपको सर्द तरीन मौसम मिलेगा। और शदीद किस्म की बर्फबारियाँ आपको ऑब्वियसली अलास्का का इलाका और न्यूयॉर्क वगैरह में भी अच्छा बड़ा दम मिलता है। मॉन्ट्रियल का जो ईस्ट का इलाका, ईस्ट का जो इलाका वर्मॉन्ट वगैरह, ये उस तरफ जो है ठीक ठाक किस्म की बर्फबारी होती। तो कहने का मकसद, और इस आपको अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC जैसे इलाके भी हैं जहाँ पर बिल्कुल माइल्ड टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। मैरीलैंड वगैरह का इलाका जो है, लेकिन वहाँ माइल्ड टेम्परेचर रहता है। मैं 50 टू 70-75 फ़ारेनहाइट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह चलता है ईयर अराउंड टू सम एक्सटेंट। एक आध अगर कोई झटका आ जाए तो एक अलग बात है विंटर का। कनाडा के अंदर जो है फिजा इट्स वेरी पोल्यूशन फ्री, वेरी प्योर, प्योर जिसे कहते हैं ना कि क्लीन ब्लू स्काई आपको मिलता है। और एक खूबसूरती की मिसाल इस सेंस में होता है कि मैं अक्सर जब निकलता हूँ और बारिश वगैरह होने के बाद अगर आप कभी देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर स्काई, कोई फॉग या कोई स्मॉग इस तरह का नज़र नहीं आता। अमेरिका में मैं जिस तरह पहले कह चुका हूँ, गर्म मोतदल और सहराई, इवन यू विल फाइंड द बिग डेजर्ट्स इन नवेडा वगैरह के स्टाइल साइड पे कैलिफोर्निया की तरफ जाते हैं तो आपको बिग डेजर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसलिए कनाडा के बारे में कहा जाता है अगर आपको कुदरती मौसम और आप बर्फ़ के शौकीन हैं, कुदरती मनाजिर को पसंद करते हैं, स्कीइंग वगैरह करना चाहते हैं, हाइकिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो बैंफ है, अल्बर्टा है, विक्टोरिया BC बेहतरीन इंतखाब हो सकता है आपके लिए। जिस तरह मैं आई लव टू बी द कोल्ड वेदर, आई कैन नॉट टेक हीट। मुझे ज़रा सा भी गर्मी जो है 26-28 से ऊपर टेम्परेचर जो है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता बर्दाश्त करना। तो इन तमाम उसके ऊपर अगर आप गौर से
कंपैरिजन करें तो आपको जी वेयर इसके बाद तीन चार चीज़ें और तीन चार दो तकरीबन तीन के करीब पॉइंट्स और रह गए जो मैंने निकाले थे। सेहत की सहूलत जो है, मेडिकल, कनाडा पीआर वालों के लिए मुकम्मल फ्री हेल्थ कर देता है। जो भी यहाँ पर है, इवन अगर आप पॉलिटिकल साइलम पे हैं तो भी आपको फ्री हेल्थ केयर मिल जाता है। यहाँ पर आपको अस्पताल, डॉक्टर, यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक फ्री है। अभी मैं शिकागो में था, अभी तो एक जगह बात हो रही थी, बैठे थे, तो मौसूफ ने बताया कि उनका इस तरह करके एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी जो है डिच में चली गई थी, तो एम्बुलेंस का वन वे किराया टू द हॉस्पिटल वॉज अबाउट $2600, जबकि मौसूफ खुद भी एक नर्स हैं। अब उनकी कितनी मेडिकल इंश्योरेंस कवर करती, तो हर एक को वहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। मुझे याद है जब हम लोग रहा करते थे, आज से 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ, माई वाइफ हैड टू गो, शाम 4 बजे के करीब शी वाज एडमिटेड एंड रिलीज नेक्स्ट डे $2200 का। अगर अमेरिका में आपकी इंश्योरेंस ना हो तो एक इमरजेंसी विजिट पर 5,000 से ज़्यादा के ऊपर खर्चा आ सकता है। तो अमेरिका के अंदर जितनी भी हेल्थ केयर है वो इंश्योरेंस बेस्ड है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, एंड कनाडा में 100% गवर्नमेंट सपोर्ट है। अब आ जाते हैं ग्रोसरी, जिसने हर एक का एक इशू है, हर एक को ग्रोसरी तो खानी है, नहीं है। कनाडा के अंदर फैमिली की हफ्तावार ग्रोसरी जो है $120 से $50, विच ये मैंने फिगर्स निकाली थी, बट इट कुड बी राइट, लेकिन अब इस वक्त मैं कह सकता हूँ अराउंड $200 के करीब। यहाँ पर गैलन में अगर लें तो आपको आई वुड से अबाउट $6, गैलन की बात कर रहा हूँ मैं, $5 से $6 का आपका दूध मिलता है। अंडे वगैरह है $4 से $5, डिपेंडिंग आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं। और इसी तरह आटा है तकरीबन $10 से $12 के अंदर, $15 का भी डब्बा 10 किलो का गालता है। अमेरिका में वही ग्रोसरी जो है 9 से अबाउट $200 वीक के करीब पड़ेगी। या तो ग्रोसरी में और इसमें उसमें मुझे तो वहाँ कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैंने वहाँ जाके देखा, इन जनरल मैंने जब वहाँ की कॉफ़ी वगैरह पी तो मैंने उसकी एक वीडियो में एक डाउनटाउन में ही था, एक बंदे से बात हो रही थी, तो आई वाज सरप्राइज कि मैंने चले मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो बीच बीच में भी जाना होता रहा है। तो कॉफ़ी होती थी $1.5 मैक्स $2 की मीडियम कॉफ़ी, अब वही कॉफ़ी जो थी $3 की थी, तो कैनेडियन बढ़ गए वो तकरीबन $4.30। जो वही कॉफ़ी हमारे यहाँ जो है वो $2 की होती है। जब आप गैस की बात करें दोनों जगह पे, आई एम फिलिंग द गैस, मैंने वहाँ पर गैलन जो भरवाया $3.10 से $3.40 गैलन। तो गैलन जो होता है, इंपीरियल गैलन जो होता है, उसके अंदर 3.6, मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, 3.58 या 3.6, तो 3.6 करके रखे लीटर्स होते हैं एक उसके अंदर। व्हेन यू कंपेयर डॉलर रेट एंड ऑल दैट, तो दोनों जगह पे सेम ही आती है। वहाँ पर दूध 3 से 1-8 डॉलर का फ़र्क है, लेकिन कैनेडियन रेट में लेंगे तो दोनों जगह पे जो ग्रोसरी है प्रीटी मच द सेम है। कनाडा के अंदर वहाँ पर प्रोड्यूस जो है, क्योंकि कनाडा के अंदर मोस्ट ऑफ द सब्जी जो है सारी की सारी जो है अमेरिका से आती है या मैक्सिको से आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे तो प्रोडक्ट ऑफ फलाना और में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो वेजिटेबल्स हैं प्रोड्यूस जो हैं यहाँ पर, या तो अमेरिका कैलिफोर्निया की तरफ से आती हैं या मैक्सिको की तरफ से आती हैं। तो वो अगर कंपेयर दोनों जगह करें तो अमेरिका में थोड़ी सस्ती हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट और गाड़ियाँ। वहाँ अगर कोई चीज़ सस्ती अगर मुझे नज़र आई तो वो गाड़ियाँ थी। 2 चीज़ें अमेरिका के अंदर सस्ती हैं, वो भी मैं उस पर बात करता हूँ। गाड़ियाँ वहाँ पर आपको अच्छी खासी यूज्ड गाड़ी जो है 1500 से 1800, वहाँ पर लोगों मैंने बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं अरमादा टाइप की बड़ी बड़ी 8 सिलेंडर गाड़ियाँ जो हैं वो आपको मिल जाती हैं $3,000 से $4,000 यूएस के बात कर रहा हूँ, अच्छी चलती हुई। यहाँ पर वही गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी महंगी हैं। प्लस यहाँ गाड़ी का ये भी देखना पड़ता है, यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द गाड़ियाँ जो हैं अगर पुरानी हो जाती हैं तो वो नीचे से जंग आलू सॉल्ट खाई हुई गाड़ियाँ होती हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है प्रेफर करते हैं कोई गाड़ी अमेरिका से आई हुई हो या वैंकूवर की तरफ से आई हुई हो, तो यहाँ पर एक इशू है, तो यहाँ गाड़ियाँ महंगी हैं। इसकी मिसाल इस तरह जो मैंने फिगर निकाली थी, तो 2018 की सिविक आपको कनाडा के अंदर इस वक्त जो है 14,000 से 18,000 की मिलेगी,
और यहाँ पर इंश्योरेंस जो है उस गाड़ी की तकरीबन $2500। यहाँ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा महंगी है। वहाँ पर इंश्योरेंस 6 महीने की, अगर आप सिर्फ पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखते हैं तो आपको $300 में हो जाए। तो हो सकता है वही गाड़ी की इंश्योरेंस अगर आप यहाँ पर लेंगे, इट कुड बी ओवर $100, $600, $700, $800 फॉर 6 मंथ्स। जो गाड़ी यहाँ पर 14 से 18 हज़ार में है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि वही गाड़ी जो है अमेरिका के अंदर 4 हज़ार से लेके $8,000 के दाम में। अमेरिका में क्योंकि वो गाड़ी बेस्ड, आई वुड कॉल इट व्हीकल बेस्ड सिस्टम है, तो वहाँ पर जो स्वाय बड़े शहरों में जैसे शिकागो हो गया या न्यूयॉर्क हो, आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा, न्यूयॉर्क में तो ज़बरदस्त किस्म का सबवे सिस्टम वगैरह है। तो आपको पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जिस तरह टोरंटो में है उसी तरह का आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन आप सर्टन सिटीज़ हैं जहाँ बड़े बड़े सबर्ब्स हैं, तो जिस तरह कनाडा के अंदर है आपको। तो वी आर इन तमाम बातों में मैं यही कह सकता हूँ कि हर मुल्क के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अब इसका फैसला मैं किस तरह करता हूँ कि इस तरह करता हूँ कि अगर आप यंग एज में हैं और आप अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मौजूदा हालात आजकल थोड़े से पॉलिटिकल सिस्टम जो कुछ भी वहाँ पर है, मैं यूट्यूब पे नहीं कहना चाहता किसकी वजह से थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है अमेरिका के अंदर। लेकिन अगर आप यंग हैं तो आपको अगर फोर्थ लेन में रहना है, फोर्थ लेन से मुराद हाईवे की फोर्थ लेन में रहना है तरक्की की, यू शुड गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। बड़ा मुल्क है, बड़ा कैनवस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर तरह के मौसम हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर वोटिंग की बात आ जाए, कनाडा एक छोटा सा प्याला है, उसी के अंदर सब लोग जो है गिर पड़ रहे हैं एक ही प्याले में। ऐसा नहीं होता एक प्याले के अंदर अगर चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश में तो नीचे वाला टांग खींच लेता है। तो कनाडा इज़ द काइंड ऑफ कंट्री, अगर किसी की तरक्की की बात आ जाए तो मुश्किल है। अगर आप ओल्ड एज हो जाते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ के अंदर, यू वांट अ पीस, चिल माहौल अगर आपको चाहिए, तो वो फिर कनाडा है। अगर आप दोबारा अगर आप हल्ला गुल्ला ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ लोगों को मैंने बनते देखा है। हर एक के दरवाजे पे 4 4 6 6 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी वहीं पर ही देखते हैं। यहाँ आपको कमी मिलेंगी। तो चले भैया, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये एक इंतहाई कंप्लीट कंपैरिजन है इन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जी वियर, तो मैं जो हूँ वीडियो तो ख़त्म कर चुका था। एक आखिरी क्वेश्चन भी था, एक हमारे एक साहब एक जानने वाले हैं, उनका क्वेश्चन था कि हाउसिंग मार्केट की पोजीशन क्या है। तो अमेरिका के अंदर जी मैंने बड़े बड़े मकान देखे, 4 लाख 5 लाख यूएसडी के अंदर, जो यहाँ के बन जाते हैं तकरीबन $6-7 वही मकान अगर आप कनाडा के अंदर लेते हैं तो इट कुड बी अबाउट 1500, आई मीन 1.5 मिलियन या 2 मिलियन के अंदर आपको मिलेगा। तो हाउसिंग वहाँ पर बहुत ही सस्ती है व्हेन इट कम्स टू बाइंग। किराए भी ऑब्वियसली मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको एक यहाँ जो 7-7 8-8 लाख के मकान है, मैं पुराने मकानों की भी अगर डिट्रॉइट और कनाडा की बात करें, टोरंटो की बात करें, तो यहाँ जो मकान 7 लाख 8 लाख 9 लाख का होगा मकान, वही मकान हो सकता है कि डिट्रॉइट में या इवन शिकागो में या न्यूयॉर्क में, नॉट इन द मैनहट्टन एरिया, यू माइट गेट फॉर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। इवन वहाँ पर एक और चलन भी होता है जैसे डिट्रॉइट के अंदर है, कई ऐसे होते हैं जो अबंडेंट मकान होते हैं, तो 30-35 हज़ार में मिल जाते हैं। जिस तरह डिट्रॉइट के अंदर पूरा इलाका जो है ओन कंट्रोल्ड बाय बांग्लादेशी पीपल। That was a rundown area, and later on now there's a majority of the population is from Bangladesh and Yemenis and तो मकानियत वहाँ पर बहुत सस्ती है। और इसी तरह इसकी वजह से लोगों ने ना, इसी तरह फार्म्स वहाँ पर बहुत सस्ते, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो है। तो ये मैं एक वीडियो ख़त्म कर चुका था, लेकिन मैंने कहा